तो हम भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा से संबंधित विभिन्न अधिनियम और चार्टर एक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक के वीडियो में हमने महारानी का 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम आज 1793 के चार्टर एक्ट और 1813 के चार्टर एक्ट में के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये पढ़ा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आगामी 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, तो इसलिए कंपनी से संबंधित एक और नया एक्ट पारित करना अवश्यंभावी हो गया था। साथ ही कुछ मुद्दे अन्य कानूनों से भी निकल कर आए और जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार हुआ उसकी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए। तो 1793 का चार्टर एक्ट छोटा सा एक्ट था, तो उसमें कौन से प्रावधान किए गए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज़्यादा संवैधानिक विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इसके बारे में देखते हैं। पहला प्रावधान ये किया गया कि कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को आगामी 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, तो 1813 तक के लिए उनके व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखा गया। द्वितीय प्रावधान इसमें किया गया कि जो नियंत्रण मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और उसका सपोर्टिव सबॉर्डिनेट जो स्टाफ था उसका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ पे था? इंग्लैंड में, लंदन में था। तो ये कहा गया कि चूंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत से संबंधित कार्यों को देखता है, इसलिए इसका वेतन भी भारत से ही दिया जाना चाहिए। और ये वेतन दिया जाता रहा और इसका फिर बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के समय विरोध होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे इनको भारत शासन अधिनियमों के तहत ख़त्म किया जाता है और राष्ट्रवादियों की इस मांग को बड़े दबाव के बाद में माना जाता है। तीसरा प्रावधान था कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी परिषद के सदस्यों को परिषद के जो निर्णय थे उनको बदलने की शक्ति दी गई, और गवर्नर जनरल को यदि स्वयं अनुपस्थित हो तो खुद की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष मनोनीत करने की पावर दी गई। एक छोटा सा एक्ट 1786 में भी पारित हुआ, जिसमें आपातकालीन संदर्भ में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को बदलने की शक्ति दी गई, लेकिन वे केवल कार्नवालिस के संदर्भ में ही दी गई थी। लेकिन फिर आवश्यकता महसूस की गई कि इस प्रकार की शक्तियां हर गवर्नर को मिलनी चाहिए। तो 1793 के एक्ट में एक ये महत्वपूर्ण प्रावधान हुआ कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णयों को बदल भी सकता है। फिर ये महसूस हुआ कि गवर्नर जनरल अपनी यात्रा पे या प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों से अन्यत्र चला जाता तो मंत्रिमंडल जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, वो डिसीजन नहीं ले पाती थी। तो इसलिए ये प्रावधान भी किया गया कि गवर्नर जनरल अपनी अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष भी मनोनीत कर सकता है, जो गवर्नर की उपस्थिति में कार्य देखेगा, उसकी अनुपस्थिति में कार्य देखेगा। तो 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में मुख्य रूप से 3 चीज़ें हमें समझनी हैं कि इसके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक हितों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। द्वितीय प्रावधान, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। और तीसरा प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को बदलने की शक्ति दी गई और स्वयं की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष मनोनीत करने की शक्ति दी गई। इसके बाद हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट की सबसे पहले हमें बैकग्राउंड देखना है कि पृष्ठभूमि क्या थी, वास्तव में ये पारित क्यों हुआ, पारित होने का पीछे क्या कारण था। तो पारित होने में एक तो कारण यही हो गया कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए गए, तो इसलिए पारित करना आवश्यक था।
द्वितीय जो महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण था कि ब्रिटेन में इस समय औद्योगिक क्रांति वास्तव में चरम की ओर थी, जिस कारण अत्यधिक प्रोडक्शन हुआ और इस उत्पादन को विश्व के बाज़ारों में पहुंचाना था। लेकिन पूर्वी एशियाई देशों के साथ यदि हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक समझौता ब्रिटेन की महारानी के राजलेख के माध्यम से हो रखा था, इसलिए इन देशों के अंतर्गत और व्यापारी वर्ग व्यापार नहीं कर सकता था। तो धीरे धीरे ब्रिटेन के अंतर्गत इस बारे में सरकार और संसद पे दबाव लगाया गया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म किया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी अपनी स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर सकें। तो रीज़न क्या हुआ कि मुक्त व्यापार समर्थक व्यापारियों का सरकार पे अत्यधिक दबाव था और वे चाहते थे कि भारतीय बाज़ारों को मुक्त बाज़ार के लिए खोल दिया जाए, ताकि ब्रिटेन के अन्य व्यापारी वर्ग भी व्यापार कर सकें। तो पहला रीज़न हो गया मुक्त बाज़ार समर्थक व्यापारियों का दबाव। द्वितीय कारण था ईसाई मिशनरीज़ का दबाव। हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ईसाई मिशनरीज ने किस प्रकार से जो गैर ईसाई देश थे उनमें उपनिवेशीकरण के माध्यम से ईसाईकरण करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उन्होंने सरकार को अपना पक्ष रखा कि ब्रिटिश वस्तुओं की गैर ईसाई कंट्रीज़ में तब तक मांग नहीं बढ़ेगी जब तक उनका खान पान, रहन सहन, संस्कृति और सोचने का तरीका ईसाई लोगों की तरह नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सरकारें जितना भी प्रयास कर लेंगी तो भी ब्रिटिश सामान की मांग संबंधित देशों में नहीं होगी। इसके लिए पहले उनकी संस्कृति में बदलाव करना ज़रूरी है, ताकि वे ईसाई संस्कृति को अपना सकें। और जब ईसाई संस्कृति को अपनाएंगे तो धीरे धीरे ईसाई उत्पादों को भी वे अपनाएंगे। तो ईसाई मिशनरीज का भी दबाव था। और तीसरा था नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई। क्या थी उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, तो वो हम विश्व इतिहास में ही देखेंगे, यहाँ उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना उचित नहीं है। अब क्या था कि नेपोलियन ने यूरोप के जितने भी बंदरगाह थे उन बंदरगाहों पर ब्रिटेन के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए ब्रिटेन के पास मजबूरी में विभिन्न देशों के बाज़ारों को खोलना आवश्यक हो गया, ताकि यूरोप के जो देशों से जिन वस्तुओं का आयात निर्यात करता था उनके विकल्प के रूप में अन्य देशों को अपना सके। तो इस प्रयास में भी देश को खोलना ज़रूरी था। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसके पीछे कारण क्या थे। प्रथम कारण 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए और प्रदान किया गया था, इसलिए एक नया कानून पारित करना आवश्यक था। फर्स्ट रीजन। द्वितीय रीजन कि मुक्त व्यापार समर्थक व्यापारियों का सरकार पर अत्यधिक दबाव था। तृतीय कारण ईसाई मिशनरीज का भी सरकार पर अत्यधिक दबाव था। और चौथा कारण महाद्वीपीय जो व्यवस्था अपनाई थी नेपोलियन ने, उसके कारण यूरोप से इंग्लैंड के व्यापार करने पर नेपोलियन प्रतिबंध लगा रहा था। इसलिए सरकार ने नए विकल्पों की तलाशी के अंतर्गत जो पूर्वी एशियाई कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना आवश्यक था। इसी प्रयास का परिणाम था ये कानून पारित करना। अब इसके प्रावधान क्या थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ये अधिनियम था। प्रावधान में सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ये देखा कि कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों पर एकाधिकार था, ये बड़ा दबाव था। जबकि 1776 में एडम स्मिथ ने फ्री ट्रेड थ्योरी दी, मुक्त बाज़ार का सिद्धांत उन्होंने दिया। द वेल्थ ऑफ नेशन उनकी जो बुक्स थी उसमें दिया, और ये कहा कि बाज़ारों को खोल देना चाहिए, सभी लोगों को अपनी क्षमताओं के भीतर व्यापारिक गतिविधि करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस समय ये पूंजीवाद का दौर था, फ्री ट्रेड का दौर था, तो ये दबाव था। तो इस कारण क्या था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक मुक्त व्यापार की कॉन्सेप्ट मूर्त रूप में नहीं आ सकती थी।
तो इसलिए पहला प्रावधान और बड़ा मौलिक परिवर्तन ये था कंपनी के स्वरूप में कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया। कि इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भारत के व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए, लेकिन दो चीज़ों पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कायम रखा। एक तो भारत के साथ जो चाय का व्यापार होता था, दूसरा जो चीन देश के साथ व्यापार होता था, भले किसी भी चीज़ का करते हों चीन में, तो चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर शेष अन्य वस्तुओं पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक परिवर्तन था ये कंपनी के स्वरूप में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बड़ा ये करारी चोट थी, और इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद कंपनी के ऊपर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना प्रारंभ करती है। तो पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन देश के साथ व्यापारिक एकाधिकार को अभी भी कायम रखा। लेकिन क्या वास्तव में ये मुक्त व्यापार की प्रथा थी? ऐसा नहीं था। ये मुक्त व्यापार की व्यवस्था अवश्य थी, लेकिन एक तरफा मुक्त व्यापार की व्यवस्था थी, जिसमें इसमें ब्रिटेन के लोगों के लिए तो मुक्त व्यापार की व्यवस्था थी, लेकिन भारतीय लोगों के लिए ब्रिटेन में मुक्त व्यापार करने की सुविधाएं नहीं थी। तो इस प्रकार मातृ देश अर्थात ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के नज़रिए से फ्री ट्रेड शुरू किया गया, और भारतीय जो संसाधन थे उनको चूस लिया गया। अत्यधिक शोषण हुआ, भारतीय व्यापारियों पे तरह तरह के प्रतिबंध इंग्लैंड में थे, वो मुक्त व्यापार नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट परिवर्तन हो गया कि मुक्त व्यापार शुरू किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीनी पर व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखा। द्वितीय प्रावधान, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। हमने कारण में देखा कि किस प्रकार ईसाई मिशनरीज ने भारत में और ब्रिटेन में स्थित सरकार पर दबाव लगाकर भारत को ईसाई मिशनरीज के प्रचार प्रसार की अनुमति देने के लिए बाध्य किया। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरीज को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रावधान, भारत में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान इनके प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया। ये भी मौलिक परिवर्तन था कि भारत में ब्रिटिश सरकार प्रतिवर्ष शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। चौथा प्रावधान, तीनों प्रेसिडेंसियों के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उनका ब्रिटिश संसद से अनुमोदन करवाना आवश्यक होगा। यदि तीनों प्रेसिडेंसियाँ कोई कानून बनाती हैं तो उनका जो भी अनुमति है वो ब्रिटिश संसद से लेनी अनिवार्य होगी। अब एक हम देखते हैं पवित्र खंड नीति। तो हमने पॉइंट नंबर 3 में ये देखा कि ईसाई धर्म प्रचारकों को ईसाई धर्म करने की अनुमति दी गई। तो पवित्र खंड नीति के तहत उनको भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की। इस प्रावधान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे उसके सदस्य थे चार्ल्स ग्रांट। इन्होंने लॉबिंग की थी कि ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार की अनुमति दी जानी चाहिए। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पवित्र खंड नीति किससे संबंधित थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने से संबंधित नीति थी, जिसको पवित्र खंड नाम दिया गया। तो 1813 की चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो मौलिक परिवर्तन होते हैं, पहला परिवर्तन हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को ख़त्म किया गया,
लेकिन चाय और चीन देश के साथ व्यापारिक एकाधिकार कायम रखे गए। हालांकि ये मुक्त बाजार की व्यवस्था एक तरफी थी, जिसमें ब्रिटिश व्यापारियों को छूट थी, लेकिन भारतीय व्यापारियों को ब्रिटेन में व्यापार करने के लिए मुक्त व्यापार की कॉन्सेप्ट नहीं थी। द्वितीय, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। तृतीय, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च किए जाने का प्रावधान किया। और चौथा कि तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर के द्वारा बनाई गई विधि को ब्रिटिश संसद से अनुमोदन कराना अति आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा कि शिक्षा, साहित्य, विज्ञान के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इस विषय को लेकर एक बड़ी डिबेट हुई, बड़ा वाद विवाद हुआ। इसमें ये तो प्रावधान कर दिया गया कि शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन अगले 10 सालों तक 1823 तक ये तय नहीं हुआ कि ये कौन सी शिक्षा पे खर्च किए जाएंगे, जो शिक्षा प्रदान करेंगे उसका मीडियम क्या होगा, उस एजुकेशन के उद्देश्य क्या होंगे। तो 1823 तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, जबकि कानून में पहले ही बहुत कम राशि का प्रावधान था। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के माध्यम से भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में शिक्षा प्रदान करना एक बड़ा चुनौती का कार्य था। लेकिन 1813 से 1823 तक इस पर भी विवाद चलता रहा कि क्या शिक्षा दी जाए, किस भाषा में दिया जाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कौन से कोर्स होना चाहिए, कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसका निर्धारण भी नहीं हुआ। इसलिए 1823 में एक समिति बनाई गई, सामान्य लोक शिक्षा समिति। उसके बारे में हम जब विलियम बेंटिंक के समय मैकाले पद्धति के तहत शिक्षा में किस प्रकार मैकाले मिनट्स लागू हुआ, उसमें हम फिर अध्ययन करेंगे। तो भारत में हम देखते हैं तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय शिक्षा के अंतर्गत हस्तक्षेप का पहला प्रयास 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, उसके आधार क्या हैं, ऐसा एक बार IAS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, सामान्य शिक्षा पर लोक शिक्षा समिति 1823, प्राच्य तथा आंग्ल शिक्षा विवाद, प्राच्य तथा आंग्ल शिक्षा विवाद, ये भी विलियम बेंटिंक के समय हम 1833 का चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे ये क्या थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 1793 के चार्टर एक्ट और 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन किया। आगामी संवैधानिक विकास की यात्रा अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।